हेलो एवरीवन, मैं ज्योति ओलानी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डीएनए की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल नेचर। ठीक है, उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं डीएनए का वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। इसको इंग्लिश में वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इसके बाद में है इसको जो वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था डीएनए का, उसको द्विकुंडलित मॉडल या द्विकुंडलित संरचना भी बोलते हैं, क्योंकि इस मॉडल में जो डीएनए अणु की संरचना बताई थी वो द्विकुंडलित संरचना के बारे में डिटेल से बताया था। मैंने आपको वाटसन एंड क्रिक का मॉडल पीछे भी बताया था जब हम डीएनए की फिजिकल नेचर पढ़ रहे थे, वो हमने शॉर्ट में बताया था। इसमें हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे वाटसन और क्रिक के मॉडल के बारे में। ये डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के बारे में है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना कैसे बनती है, किस प्रकार से बनती है, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, क्या कौन से कार्बन पे जुड़ते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए अणु की द्विकुंडलित संरचना। तो हम पढ़ेंगे डीएनए अणु की द्विकुंडलित संरचना के बारे में। ठीक है, हम देखते हैं कि डीएनए का वाटसन, मतलब जो डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना या डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल दिया था, वो किसने दिया था? जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक एवं विल्किंस ने सन 1953 में डीएनए अणु की संरचना का त्रिविम मॉडल प्रस्तुत किया। त्रिविम मतलब 3HD। ठीक है, तो ये मॉडल प्रस्तुत किया। इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो ये मॉडल इन्होंने दिया था, किस किस ने दिया था? जेम्स वाटसन ने, फ्रांसिस क्रिक और विल्किंस ने सन 1953 में डीएनए अणु की संरचना का ये मॉडल दिया, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो इस मॉडल से डीएनए की स्ट्रक्चर को अच्छे ढंग से समझाया गया, डिटेल से इसके बारे में बताया गया। तो इन्होंने इस बहुत ही अच्छे कार्य के लिए, इसके लिए इन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, आगे अब हम देख लेते हैं। एक बात पहले बता देती हूँ, जो डीएनए अणु होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। डबल हेलिक्स हमने अभी पढ़ा था, डबल हेलिकल वाला। तो अभी मैंने बताया था द्विकुंडलित संरचना। द्विकुंडलित संरचना का मतलब उसमें दो हेलिकल होते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो द्विकुंडलित संरचना है जिसमें दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में, श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं या फिर आपस में कुंडलित होती हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा बता देते हैं। ये होती है संरचना पूरी, इसमें ये होती है फॉस्फेट शर्करा, उसके बाद में ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं और ये फॉस्फेटेज शर्करा होती है। ये यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है 5वें कार्बन पे। ठीक है, देखो इसमें ये फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए होते हैं, सेकंड, थर्ड पे ये इस वाले कार्बन से ये जुड़ा हुआ होता है दूसरी फॉस्फेट शर्करा। ठीक है, इसके बाद में देखिए इस वाली जो फॉस्फेट शर्करा है, इसमें कौन से कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है? 5वें कार्बन पर। पहले कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस होते हैं और चौथे से ये 5वां इधर जाएगा और यहाँ पे फॉस्फेट शर्करा जुड़ी हुई होती है। एक कार्बन का 5वां सिरा और एक कार्बन का एक शर्करा का 5वां कार्बन और एक शर्करा का तीसरा कार्बन मिलके एक पूरी संरचना का या पूरे एक न्यूक्लियोटाइड संरचना का, श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरी शर्करा वाली जो श्रृंखला है, या ऐसे बोल सकते हैं हम न्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला है, इसमें क्या होता है? ये उल्टी होती है और ये सीधी होती है। एक होती है 3' to 5' और एक होती है 5' to 3'। ठीक है, इस श्रृंखला में 5' सिरा ऊपर होता है और इस श्रृंखला में
3' सिरा ऊपर या कार्बन ऊपर होता है। ये 5वें कार्बन पे जुड़ता है फॉस्फेट, और इसमें ये 5वां कार्बन हो गया, ठीक है। और ये तीसरा कार्बन होता है यहाँ पे, ठीक है, ये तीसरा कार्बन है। तो इसमें 5वां कार्बन ऊपर है और इसमें तीसरा कार्बन ऊपर है। अब इस संरचना को कैसे पढ़ते हैं हम? जो ये होते हैं नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं वो आपस में जुड़ के और फिर क्या बनाते हैं, जुड़ने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं और एक डबल हेलिक्स या द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक श्रृंखला ये हो गई और एक श्रृंखला ये हो गई। दोनों पे नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए होते हैं और दोनों के जो ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड किस तरीके से बनाते हैं? जो प्यूरिन्स होते हैं और जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो आपस में जुड़ के बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे आगे दूसरी स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं इस वाले कार्बन की, जो ये कार्बन है ना, ये वाला पूरा पोर्शन अगर ये उठाया जाए तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे? ये देखिए, ये है जो कार्बन फर्स्ट है उस पे जुड़ा हुआ है थायमिन, ठीक है। उसके बाद में कार्बन 2, कार्बन थर्ड पे जुड़ा हुआ है फॉस्फेट अणु। उसके बाद में 4 कार्बन और 5th कार्बन पे जुड़ा है दूसरा फॉस्फेट, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन। ये है डिऑक्सीराइबोज शर्करा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये ऑक्सीजन से जो जुड़े हुए होते हैं ना, ये कार्बन वाला बॉन्ड जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और एक ये जो फॉस्फेट वाली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? 3' वाले को, ये 3' पे जुड़ा है और ये 5' पे जुड़ा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये 3' वाला भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है और ये भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ठीक है। अब ये श्रृंखला यहाँ से C3 से फॉस्फेट जुड़ा और ये फॉस्फेट इस कार्बन के 5' सिरे से जुड़ता है या 5' कार्बन से जुड़ता है, ठीक है। तीसरे फर्स्ट जो सिरा होता है इसका, फर्स्ट पे जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस कोई सा भी हो सकता है, प्यूरिन्स भी हो सकता है और पिरिमिडिन भी हो सकता है। ये अब ये श्रृंखला को, इस स्ट्रक्चर को पूरी को ध्यान से देख लें क्योंकि इसके बारे में हम आगे बिल्कुल अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। ये संरचना आपको बता दी है, ये एक बड़ी संरचना बना के बताई है और फिर उसको हमने छोटा करके बताया है कि ये 2 फॉस्फेट शर्करा आपस में किस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ये बता दिया मैंने, कार्बन फर्स्ट पे नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए होते हैं और कार्बन थर्ड पे फॉस्फेट अणु, एक कार्बन के फॉस्फेट अणु जुड़ा होता है और दूसरे वाले जो फॉस्फेट शर्करा होती है उसमें 5वें कार्बन पे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इस तरीके से एक कुंडलित संरचना बन जाती है और वो कुंडलित संरचना क्या कहलाती है? फिर डीएनए अणु का निर्माण करती है, डीएनए क्रोमोसोम का निर्माण करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन। मैंने अभी बताया नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं वो प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडिनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन कौन से होते हैं? थायनिन और साइटोसिन, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं इस जो ये श्रृंखला बनाई हुई है उसके बारे में। H बॉन्ड को हमेशा डॉटेड लाइन से लिखते हैं। देखिए इसमें हमने बताया था आपको, ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो डॉट डॉट से जुड़े हुए होते हैं। ये क्या है इसमें? ये है H बॉन्ड, ठीक है। ये होते हैं H बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये, ठीक है। जो एडेनिन और थायमिन होता है इनके बीच में होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसके 3 कार्बन से जुड़ सकता है और इसमें 2 कार्बन से जुड़ सकता है, ठीक है।
इसलिए इसमें 3 बॉन्ड बनते हैं और इसमें 2 बॉन्ड बनते हैं। देखिए फर्स्ट है, इसमें डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में क्लॉकवाइज कुंडलित रहती हैं। इस प्रकार डीएनए अणु में 2 हेलिक्स होते हैं। अब ये एक अक्ष, हमने ये एक अक्ष बना दिया इस श्रृंखला में। ये श्रृंखला हमने बनाई डबल हेलिक्स, जिसमें 2 श्रृंखलाएं आपस में, 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। ठीक है, अब देखिए एक अक्ष है और इस अक्ष के चारों साइड ये क्लॉकवाइज लिपटी हुई होती है। ठीक है, इसके आगे दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित या एंटी पैरेलल होती हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में शर्करा के कार्बन 5' to 3' दिशा में तथा दूसरी के 3' to 5' दिशा में होते हैं। हमने अभी बताया था एक का 5' ऊपर होता है और दूसरी का 3' ऊपर होता है। हमने बताया था कि एक श्रृंखला 5' to 3' होती है और दूसरी 3' to 5' होती है, तभी तो कुंडलित संरचना बनती है। इसके आगे प्रत्येक कुंडलिनी में अनेक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं। अनेक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं। ठीक है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस क्षारक डिऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शर्करा तथा फॉस्फोरिक अम्ल का एक अणु होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? नाइट्रोजनस क्षारक होता है और एक डिऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शर्करा होती है और एक फास्फोरिक अम्ल होता है, जो हमने अभी पीछे स्ट्रक्चर पढ़ी थी पूरी। ठीक है, इसके बाद में है एक श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड्स के शर्करा अणु फॉस्फेट अणुओं द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि एक शर्करा के जो न्यूक्लियोटाइड्स के शर्करा अणु फॉस्फेट अणुओं द्वारा परस्पर जुड़े हुए होते हैं। इनके बीच 5' 3' फॉस्फोडाइएस्टर बंद होता है, क्योंकि एक फॉस्फेट शर्करा होती है उसका एक 5वां कार्बन और दूसरी का 3रा कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 5' to 3' फॉस्फोडाइएस्टर बंध बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके आगे है दोनों हेलिक्स या कुंडलिनियों के न्यूक्लियोटाइड्स भी परस्पर जुड़े हुए होते हैं। इनके नाइट्रोजनस क्षारक के बीच दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जो इसमें ये नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं इनमें दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये डॉट डॉट करके दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड को दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए इसके आगे दोनों श्रृंखलाओं के बीच 20 एंगस्ट्रॉम या 2 nm की दूरी होती है। जो ये श्रृंखलाएं हैं इनके बीच में ये जो बीच की दूरी है कितनी है? ये 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। ठीक है, उसके बाद हेलिक्स का एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर के अंतर पर पूरा होता है। अतः प्रत्येक चक्कर में 10 न्यूक्लियोटाइड युगल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ जहाँ पूरे 10 न्यूक्लियोटाइड युगल हो जाएं वहाँ पे एक चक्कर पूरा हो जाता है। 1 2 3 4 5 6। ये यहाँ पे कम दिखाया है क्योंकि हमने वैसे ही रफ डायग्राम बनाया है, बाकी जो रियल में डायग्राम होता है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड के युगल होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये एक चक्कर जो घूम के पूरा आता है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये पूरा चक्कर हो गया, ये कितनी दूरी का होता है? 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी का होता है। ठीक है, इसके बाद डीएनए अणु की पूरी लंबाई में दीर्घ खांचे तथा लघु खांचे होती हैं। दीर्घ खांचे क्या होती हैं? जो ज़्यादा अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, और माइनर ग्रूव्स या फिर जो लघु खांचे होती हैं वो कम धसी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो खांच है वो ज़्यादा धसी हुई है, इसलिए ये हो गई दीर्घ खांच, और ये कम धसी हुई है इसलिए उसको बोलते हैं लघु खांच। ठीक है, दीर्घ खांच है और ये लघु खांच है। इसके बाद द्विकुंडलिनी की आकृति
ऐठी सर्पिल सीढ़ी जैसी होती है। सर्पिल सीढ़ी मतलब जो गोलाकार ऐसी लिपटी हुई सीढ़ी होती है। जैसे कौन सी एक बेल होती है, अमर बेल जो होती है ना, अमर बेल या फिर जो वल्लरी वाले पौधे होते हैं वो कैसे लिपटते हैं। कोई भी लकड़ी होती है, जैसे कि ये पेन है, तो इस पे अगर कोई वल्लरी की बेल लिपट जाती है, कोई बेल लिपटती है, वो कैसे लिपटती है, इसके चारों साइड में गोल गोल लिपट जाती है। इसी तरीके से डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं वो एक अक्ष पे एक दूसरे से इस तरीके से ही लिपट जाती हैं, जैसे कोई वल्लरी नहीं लिपट जाती है वैसे ही। आगे देखते हैं। डीएनए में शर्करा तथा फॉस्फेट अणु समान अनुपात में पाए जाते हैं। डीएनए में शर्करा तथा फॉस्फेट अणु, एक जो फॉस्फेट शर्करा होती है उसमें एक ही फॉस्फेट पाया जाता है और एक ही डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है जिसमें एक ही फॉस्फेट अणु पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया है वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ें। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इससे आगे और वीडियो आपको अच्छी मिले पूरे सिलेबस की, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।